दिन और रात का होना, वर्ष का बनना, ऋतुओं का बनना, मौसम का बनना, लीप वर्ष का बनना, ये सभी परिघटनाएं जिनके कारण हो रही है वो है पृथ्वी का घूमना, वो है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों को देखना है, हमने इससे पहले देखा है अक्षांश और देशांतर। तो आज हम स्टडी करेंगे पृथ्वी की गतियों पर। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक पर। मैं आप लोगों का मेंटर, आप लोगों का टीचर ज्योग्राफी का, जो आपके यूपीएससी के जर्नी में की यात्रा में आप लोगों की मदद करूंगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ। शुरुआत का है एनसीईआरटी। पहले बेसिक्स बनाएंगे आपका, उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। जब हम पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करें बच्चे, तो यहां पर देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी गति कर रही है ना, जो हमारी पृथ्वी गति कर रही है वो असल में दो प्रकार से गति कर रही है। पहला, अपने अक्ष पर। अक्ष क्या है अभी समझेंगे। पहले अपने अक्ष पर और दूसरी अपनी कक्षा पर। जब हम अक्ष के बारे में बात करते हैं तो अक्ष को अगर हम सामान्य भाषा में देखें, इसको भौतिक विज्ञान में ना जाकर इसको हम सामान्य भाषा में देखें, तो वह रेखा जो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ दे, वह रेखा जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़े, ठीक है, या वह रेखा जहां पर गुरुत्वीय बल या गुरुत्व लग रहा हो, गुरुत्वीय बलों को जोड़ने वाली रेखा, गुरुत्वीय केंद्र को जोड़ने वाली रेखा, अक्ष। जिसके परितः कोई वस्तु घूमे उसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं घूर्णन। पृथ्वी के परितः कुछ घूमे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं घूर्णन। कक्षा, कक्षा का मतलब हो गया पथ, और पथ जो कि निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि इसमें इसको किसी में भी किसी भी वस्तु को जब वो परिक्रमा कर रहा है तो एक निश्चित पथ पर परिक्रमा कर रहा है, और उस निश्चित पथ पर परिक्रमा करने के लिए उसका एक निश्चित वेग होना चाहिए। इस पथ को हम कहेंगे कक्षीय पथ, और इस वेग को हम कहेंगे, इस वेग को हम कहेंगे कक्षीय वेग। कि ये वही वेग है जो अब केंद्रीय बल और गुरुत्व बल को दोनों को आपस में रखा हुआ है। आगे की क्लास में, क्लास के आखिरी तक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है अब केंद्रीय बल, क्या है अभिकेंद्रीय बल, क्या है गुरुत्व बल। इन सब पर हम बात करेंगे। ये वही दोनों बल हैं जो कोई भी वस्तु जब एक चक्रीय पथ पर चक्र लगा रही है या चक्रीय परिपथ पर परिक्रमा कर रही है तो उन पर दो प्रकार का बल लगता है, एक अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल, एक केंद्र की तरफ और एक केंद्र से बाहर। तो जब केंद्र के तरफ लग रहा है और हम पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, तो असल में वो गुरुत्व बल है। और अब केंद्रीय बल की बात करें जो केंद्र से बाहर की तरफ लग रहा है, जिसको शून्य करने के लिए, जिसको साम्य अवस्था में लाने के लिए वो क्या करेगा, जिसको साम्य अवस्था में लाने के लिए एक निश्चित गति को धारित करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, वही है हमारा कक्षीय वेग।
तो कक्षीय वेग की अवधारणाओं को हम समझेंगे यहां पर अपनी आगे की क्लास में लगातार बने रहिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए तो देखें, पहले पृथ्वी की जो गति है वो दो प्रकार की है। अच्छा, मैं बता दूं आपको, यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्या कि जो हमारा इस पूरी क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। ये कोई क्यूआर कोड कोई पेमेंट का कोड नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है, आपके फोन को मैं हैक नहीं करूंगा, परेशान मत होइएगा। ये असल में हमारे टेलीग्राम चैनल का कोड है, क्यूआर कोड। आप इसको स्कैन करेंगे, सीधे सर्च भी नहीं करना है, स्कैन करो सीधे टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम पर सारा पीडीएफ, सारा लिंक्स, सारी क्लासेस के लिंक्स, सारे मास्टर क्लासेस के लिंक्स, अपडेट्स, किताबें, यू नेम इट एंड इट इज देयर। आप बोलिए और वो आपको वहां मिलेगा। वहां पर आप मुझसे पर्सनल बातें कर सकते हैं, पर्सनल मतलब पर्सनली बात कर सकते हैं, मतलब 1-to-1 टॉक कर सकते हैं मुझसे, है ना। पर्सनल बातें नहीं कर सकते वहां मुझे, आप पर्सनली बस से बात कर सकते हैं। कोई समस्याएं, कोई दिक्कत, वो सभी आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आइए तो समझें, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। और यही घूर्णन जो है, इनके कई प्रभाव बनते हैं। जब हम यहां पर बात करें तो सूर्य के चारों तरफ घूमना, सूर्य के चारों तरफ अपनी एक निश्चित पथ पर घूमना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है परिक्रमण, या इसी को कहते हैं रेवोल्यूशन। और इसे हम कहते हैं क्या? रोटेशन। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? रोटेशन और रेवोल्यूशन, इसी को हम कह रहे हैं। क्या हो रहा है यहां पर, हम जब देखें तो यहां पर पृथ्वी का जो विषुवत रेखा है, कल हम लोगों ने बात की है ना विषुवत रेखा के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो वहीं पर हम देख रहे हैं कि जो विषुवत रेखा है, अगर उसको देखें हम, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है, कक्ष का समतल है। कौन सा? विषुवत रेखा पर। इसके सापेक्ष जो पृथ्वी मुड़ी है, इसके सापेक्ष वो कितनी मुड़ी है? वो मुड़ी बेंड कितनी झुकी हुई है? वो झुकी हुई है 66.5 डिग्री पर। लेकिन अपने अक्ष के परितः, जो अपने अक्ष के परितः झुकी हुई है, वो कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर, ठीक है ना। अगर उस पर हम लंब दें तो अक्ष, जो अक्ष है वो झुका है कितना? 66.5 पर। और अगर कक्षीय समतल पर हम लंब डालें, एक परपेंडिकुलर डालें, एक सीधी रेखा 90 डिग्री पर देखें, तो उससे जो झुकाव मिल रहा है वो कितना मिलता है? 23.5 डिग्री का। यही झुकाव है जो लंबाई, दिन की लंबाई, दिन की चौड़ाई, है ना, रात की लंबाई की हम बात करेंगे, ठीक है ना। उसको हम आगे समझेंगे, इसको हम समझ रहे हैं आगे की क्लासेस में, ठीक है ना। तो यहीं पर हम क्या देख रहे हैं कि जो पृथ्वी का अक्ष है वो क्या है? वो एक काल्पनिक रेखा है, एक आभासी रेखा है, जिससे क्या है? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कौन? इसके इसी से, कक्षीय समतल से, कक्षीय सतह से कितना कोण बना रहा है? 66.5 डिग्री का। इसी को हम क्या कहते हैं? कक्षीय समतल, ठीक है ना। अब यहीं पर हम देखेंगे, जो हमारा सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहीं पर एक वृत्त के समान एक 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 आकृति बनती है। यहां पर जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहीं पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक ऐसी आकृति बन रही है जो प्रकाश और अंधकार को अलग कर रहा है। क्या कहता है? पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, बिल्कुल करती है, और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, बिल्कुल है। इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी पड़ रही होती है, आधे भाग पर। अब जिस आधे भाग पर पड़ रही है, ठीक है ना, और जिस आधे भाग पर नहीं पड़ रही है, दोनों के बीच में एक आभासी रेखा खींची जाती है, इसको कहते हैं प्रदीप्त वृत्त।
उसे हम कहते हैं एक प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, जिसके आधे भाग में दिन और आधे भाग में रात्रि होती है। और यही समय समय हम समझेंगे यहां पर, यही चीज हम समझ रहे हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः लगभग लगभग 24 घंटे, लगभग 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, एक मिनट, लगभग लगभग 24 घंटे समय लगाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पृथ्वी का दिन कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं, क्योंकि एक दिन में ये इतना चक्कर लगा रही होती है। पृथ्वी का दैनिक गति कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त की बात हम करें तो प्रदीप्त वृत्त क्या हुआ, वह भाग जहां से आधा क्या हो रहा होगा, प्रकाश पड़ रहा होगा और आधा दिन पड़ रहा होगा। यहां पर मैं कुछ इनपुट दे दूं आपको। यहां पर समझने वाली बात यह है बच्चा कि जो प्रदीप्त वृत्त है ना, ये प्रदीप्त वृत्त प्रतिदिन 1 डिग्री का झुकाव करता है, प्रतिदिन 1 डिग्री का झुकाव कर रहा होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी में आप देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आप देखेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आप देखेंगे कि यही जो 1 डिग्री का झुकाव है, इसी पर हम एक विशेष प्रकार का उपग्रह लगाएंगे, एक विशेष प्रकार की कक्षा हम स्थापित करेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, सूर्य तुल्य कालिक कक्षा, SSPO। असल में ये ध्रुवीय कक्षा है, ये एक ध्रुवीय कक्षा है, सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा है, SSPO, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। यहां पर इसको हम स्थापित करेंगे। 1 डिग्री का झुकाव, प्रदीप्त वृत्त 1 डिग्री के झुकाव पर है, 1 डिग्री का झुकाव इसमें लगातार मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर हम देख पा रहे हैं, यह वह वृत्त अक्ष के साथ कभी नहीं मिलता है, कभी भी वह अक्ष के साथ में नहीं आएगा, क्योंकि हर दिन मुड़ रहा है। और इसी पर घूर्णन के समय काल को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम पृथ्वी का दिन कह रहे होते हैं, और यही पृथ्वी की गति है। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। अब यहीं पर हम समझें कि जो पृथ्वी की गति हो रही है, ठीक है ना, यहीं पर अभी कुछ चीजों को समझें। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहां पर अगर हम देखें तो इसके अक्ष या घूर्णन के प्रभाव को देखें, अगर हम अक्ष या घूर्णन के प्रभाव को समझें तो क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, घूर्णन और अक्ष के प्रभाव को अगर हम समझें तो यहां पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, यहां पर हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखें कि दिन और रात का होना, दिन और रात्रि का होना, ये इसकी पहला प्रभाव पड़ेगा कि दिन और रात्रि का होना। अच्छा, दूसरा प्रभाव क्या पड़ रहा है यहां पर। अच्छा, यहां पर मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्लास के आखिर तक रहिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। क्या समझ में आ रहा है, यहां पर समझिएगा कि दिन और रात्रि का होना तो ठीक है, लेकिन दिन और रात्रि की लंबाई वो क्या है, वो कौन करेगा, वो कौन सी अवधारणा है। दिन और रात्रि की लंबाई के बारे में अगर हम समझें तो वो कौन कर रहा है भाई। दिन और रात्रि की लंबाई के लिए जो जिम्मेदार हैं वो कौन है, वो हैं, आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, अभी समझेंगे क्लास के आखिर तक, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि यही कारण बनता है भू चुंबकत्व का, भू चुंबकत्व की उत्पत्ति बनती है।
ठीक है ना। भू चुंबकत्व की उत्पत्ति भी इसी से हो रही है। और क्या हो रहा है, यहां पर कोरियोलिस बल का निर्माण हो रहा है। जो लोग अभी नए जुड़े हैं उनको मैं समझा दूं आपको कि कोरियोलिस बल, एक फ्रेंच भूगोल शास्त्री है कोरियोलिस थे, उनके नाम पर कोरियोलिस बल पड़ा, जो कि इसी प्रभाव से पृथ्वी पर जो पवनों का संचलन हो रहा है, जो पवनों की दिशा में संचलन, पवनों की संचलन में जो दिशा परिवर्तन हो रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में जो संचलन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो बताया है किसने, कोरियोलिस जी ने। इसीलिए इसको बोला जाता है कोरियोलिस बल। क्यों हो रहा है, अगला अगला समझिएगा, यहां पर ये है ज्वार भाटा। समझ में नहीं आता ना क्यों हो रहा है भाई। ज्वार भाटा तो सर आकर्षण बल के कारण हो रहा था, बिल्कुल हमेशा पढ़ा है आपने। ज्वार भाटा आकर्षण बल के कारण हो रहा है, लेकिन अभिकेंद्रीय बल भी कार्य कर रहा है, एक अभिकेंद्रीय बल भी कार्य कर रहा है, जिसके कारण निर्माण होता है और ज्वार भाटा का निर्माण होता है। एक आकर्षण बल कार्य करता है ज्वार भाटा के निर्माण के लिए। यहां पर हमको केवल और केवल समझना है, यहां पर एक बात और समझे, यहां पर कि यहां पर क्या होता है, महासागरीय धाराओं का निर्माण हो रहा है। महासागरीय धाराओं का निर्माण हो रहा है। और जब महासागरीय धाराओं का निर्माण हो रहा है मेरे बच्चे, है ना, तो यहां पर इसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है, इसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। इन सभी घटनाओं का जो प्रभाव हो रहा है, यही सब प्रभाव है किसका, किसका प्रभाव है, घूर्णन का, अक्ष घूर्णन का प्रभाव है ये। ठीक है ना। आगे समझें, अगर इसको देखें तो अगला हम देख पाते हैं क्या, कि जहां पर जब हम कक्षीय समतल को देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये इसी को हम कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती है, इसी को हम कह रहे हैं कि वो क्या है, हमारा क्या मिलता है, इसी को हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अगली जो गति है वो कौन सी है, अगली जो गति है वो है हमारा परिक्रमण। अब यहां पर समझिएगा, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर घुसा जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी की एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं। इसके लिए हम इसको 6 घंटे नहीं जोड़ते। यही 6 घंटा जो है, यही जो 6 घंटा है, यही असल में क्या है, ये जो 6 घंटा है, यही असल में लीप वर्ष का निर्माण कर रहा है। फरवरी 29 दिन की हो जाती है, ठीक, फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, और फरवरी क्या हो जाता है, 28 के बदले 29 दिन का होता है। अच्छा मुझे बताइए, ये फरवरी नाम क्यों पड़ा है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कल की क्लास में पूछूंगा आपसे, देखूंगा आपका कमेंट कितना लोगों ने किया है। क्लास के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है ना, समझ में आएगा बिल्कुल। अभी कल की क्लास में मैं आपसे कमेंट देखूंगा कि कितने लोगों ने कहा, बताया है कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किस नाम से रखा गया, फरवरी को फरवरी ही क्यों कहा गया, क्यों ऐसा कहा गया कि सबसे छोटा जो महीना होगा वो फरवरी होगा, समझिएगा, ढूंढना है। अब यहां पर हम देख रहे हैं, ये है हमारा परिक्रमा, ये एक निश्चित पथ है जिसे हम कहते हैं कक्षा, ठीक है ना। अब यहीं पर कुछ घटनाएं घट रही हैं, सूर्य की किरणें गिर रही हैं, और यहीं पर कुछ घटनाएं घट रही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, अच्छा याद तो है ना, कर्क रेखा, मकर रेखा, कल क्लास में बताया मैंने आपको, कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तर, और मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री दक्षिण। तो जब इसको हम देख रहे हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा को, तो यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर पड़ रही हैं, ठीक है ना, उस टाइम पर क्या हो रहा है, जब कर्क रेखा, और हमें पता है जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा पर लंबवत गिर रही होती है 6 माह तक, 3 माह ऊपर और 3 महीना,
ठीक है, तो आइए उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की बात करें तो 22 दिसंबर को शीत अयनांत होता है, जब दक्षिणी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु होगा। अब सूर्य कहां गिर रहा है, सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव पर जा रही हैं, तो क्या होगा, शीत अयनांत होगा और दक्षिणी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु होगा। उसी समय पर हमारे यहाँ क्या होगा, मतलब हमारे यहाँ मतलब हम चूंकि उत्तरी गोलार्ध के जीव हैं, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हम भी पाए जाते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा 22 दिसंबर। इसी को हम एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं शीत अयनांत। घटना घटती है, ऊपर की तरफ आते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं तो पहुंच जाते हैं ठीक 3 महीने के बाद 21 मार्च के पास। जब घटना क्या हो रही है कि अब 3 महीने का में ये सफर बीता और अब कर्क रेखा से चलकर मकर रेखा से चलकर कहां पर पहुंच गई है, सूर्य किरणें विषुवत रेखा पर आ गया है। इसका मतलब क्या होगा, यह है घटना विषुव की। इसी को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। जब दिन और रात की लंबाई एक समान होगी दोनों गोलार्धों पर, दिन भी बराबर रात भी बराबर, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात विषुव। क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा पर आ चुकी है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर। आगे कहानी बढ़ती है, आगे पहुंचे तो हम पहुंच गए 21 जून में। 21 जून को हम पहुंचे, सबसे लंबा दिन होने वाला है। कहां पर, आपको याद होगा, ये वो घटना है जब हम उष्ण कटिबंध पर हैं। और उष्ण कटिबंध पर कल क्लास में मैंने आपको बताया है कि जब उष्ण कटिबंध होते हैं तो उसमें एक दिन ऐसा आता है, साल में एक दिन दोनों गोलार्धों में ऐसा होता है जिस दिन दिन और रातें सबसे लंबी होंगी। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात यहां होगी, कब, 22 दिसंबर को। और उसी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून, 6 महीना बीता, 21 जून क्या हुआ, सबसे लंबा दिन। दिन सबसे लंबा है तो क्या बना, भाई 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 मेरे, ग्रीष्म ऋतु आई है और क्या हो गया है, ग्रीष्म अयनांत। लेकिन उसी समय पर दक्षिणी गोलार्ध में तो शीत हो जाएगा, कर्क रेखा पर पहुंच रहा है। अब ये धीरे धीरे कहां पर पहुंचा, कर्क रेखा पर पहुंच चुका है। कर्क रेखा सीधे पहुंचा कहां पर पहुंचा, ये पहुंचा 23 सितंबर के पास। और 23 सितंबर को पहुंचा तो क्या बना, शरद ऋतु, जहां पर दिन व रात की अवधि फिर समान हुई। इसी को हम कहते हैं शरद विषुव। समझ में आ गया, आई होप समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया, क्लास को दोबारा रिपीट करिएगा, एकदम धमाकेदार समझ में आएगा। और अगर नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम जुड़िए। टेलीग्राम आईडी मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर ये QR कोड दे रखा है, टेलीग्राम जुड़िए। कोई समस्या हो मुझसे पूछिए, मैं हूं ना, शाहरुख खान नहीं हूं, अभिषेक मिश्रा हूं, लेकिन मैं हूं। आप कोई समस्या होगी पूछिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 21 जून को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है बिल्कुल, और इसी से यहां पर अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। उसी समय पर ध्रुवों के पास ऊष्मा कम प्राप्त होगी, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी जा रही हैं। लेकिन ये जब तिरछी जा रही हैं, इसका मतलब क्या होगा कि इसे को हम कहेंगे ध्रुवीय दिन। दिन के 6 महीने, यहां पर 6 महीना दिन 6 महीना रात। भाई साहब बड़ी कठिन है डगरपन घट की, है ना। ध्रुवों पर हैं हम, 6 महीना दिन 6 महीना रात, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है। वहां पर लगातार 6 महीने दिन, और उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसीलिए विषुवत रेखा वृत्त के भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून के आसपास सबसे लंबा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में। उसी समय पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगी। इसी को हम कहते हैं उत्तर अयनांत। पहुंच गए 22 दिसंबर पर। 22 दिसंबर को हमने क्या देखा कि दक्षिण ध्रुव के सूर्य में क्यों झुके होने के कारण मकर रेखा सीधी पड़ती है, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसी वजह से दक्षिण लंबे दिन तथा छोटी रातें ग्रीष्म ऋतु होती हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में रहती है, और पृथ्वी की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनांत। समझाया मैंने अभी आपको।
किरणें कहां पर पड़ रही हैं? किरणें पड़ रही हैं अब दक्षिण गोलार्ध। समझ में आ गया आपको? क्लियर एवरीवन? 1 डिग्री का समय है पूरा का पूरा। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगा और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगा। ठीक है ना? डिटेल में स्टडी करनी है और अच्छे से। कल से मेरा बैच लॉन्च हो रहा है। कल हम लोग मिलेंगे पेड क्लासेस पर। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, बच्चा मेरे वैज्ञानिक विषय है, ज्वाइन कर लो ज्वाइन। ओरिएंटेशन सेशन है, बल्कि ज्वाइन हो चुके हैं सभी लोग। आज ही अभी शाम को 6 बजे हम लोग फिर मिलेंगे हमारे क्लासेस में। ज्वाइन करना है कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी। और आप लोगों को तो EMI स्लॉट्स भी हैं, AB लाइव कोड यूज करिए, धमाकेदार डिस्काउंट, मजेदार डिस्काउंट। आइए करते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा? अब यहां से हमें क्या मिल रहा है? जब हम दक्षिणी गोलार्ध पर जब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, जब हम बात कर रहे हैं बच्चा परिक्रमण की, तो परिक्रमण में हमने क्या देखा, क्या क्या चीजें प्रभाव पड़ रहा है? सबसे पहला लीप वर्ष बन रहा है भाई, प्रभाव सबसे पहला लीप वर्ष। और लीप वर्ष बन गया, बिल्कुल भाई लीप वर्ष बन रहा है। ऋतु परिवर्तन हो रहा है, मैं दिख रहा हूं ना? हाँ दिख रहा हूं, ऋतु परिवर्तन हो गया। ठीक। तीसरा, ऋतु परिवर्तन होने के बाद हाँ सबसे जरूरी चीज, दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन हो गया। बिल्कुल हुआ, दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन हुआ। उपसौर और अपसौर की घटना घटी, उपसौर और अपसौर की घटना घटी। कल की क्लास में इसको हम समझेंगे, उपसौर और अपसौर की घटना। ये घटना घटेगी, उपसौर और अपसौर की घटना घटेगी। ठीक है ना? 6 माह दक्षिण में 6 माह दिन और 6 माह रात होगी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में इसमें जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, जैसे उपसौर अपसौर जिसको बात करनी है, कल हम लोग मानचित्रण को देखेंगे अगली क्लास में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या, क्या चीजें हमें बची हुई हैं। ठीक है, चलिए तो टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय।